गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग केटीजी में जहां तक पढ़ लिए तो उसके आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम केटीजी में बहुत सारे बात को पढ़ रहे थे, लेकिन अभी मेरा पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे बात को हम इक्वेशंस को बता दिए थे, लेकिन एक बार फिर से हम चाहते हैं कि आरएमएस स्पीड को कुछ बात को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बात को यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले गौर करें कि हम यहाँ आरएमएस स्पीड के बारे में एक बार अच्छे से चर्चा करते हैं, अलग से टॉपिक बना करके। अभी तक हम प्रेशर जो कैलकुलेट करवा रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन का जब हम प्रेशर कैलकुलेट करवा रहे थे उसमें हम आरएमएस स्पीड के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन हम आज अलग से टॉपिक बना के आरएमएस स्पीड के बारे में चर्चा कर देते हैं। आरएमएस स्पीड या आरएमएस वेलोसिटी के बारे में। तो मान लो कि अगर आरएमएस स्पीड की अगर बात कर रहे हैं, आरएमएस स्पीड का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो जब इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलेंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या है कि हम कोई भी वेलोसिटी को लिख लें, उसको स्क्वायर कर ले, रूट लगा दें और उसको क्या कर ले, मीन मतलब एवरेज निकाल लें। मतलब यूं समझ लो जैसे कि VRMS रूट मीन स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, और स्क्वायर करना है जैसे मान लो V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, सो ऑन डैश 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 Vn का स्क्वायर। और एवरेज या मीन निकालने के लिए जितना नंबर, जैसे मान लो जैसे कि एक का मान लो कि एक बैट्समैन मान लो कि 2 रन बनाया, एक बैट्समैन 3 रन बनाया, एक बैट्समैन 4 रन बनाया, मीन निकालना होता है तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं, तो ऐसे यहाँ पर n से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गया। ये ऐसे हम चर्चा कर दे रहे हैं कुछ बेसिक बात। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक और एग्जांपल दें कि मान लो कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, एक पार्टिकल का मान लो 50 मीटर पर सेकंड है, मान लो एक पार्टिकल का मान लो कि 40 मीटर पर सेकंड है। और हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड यानी VRMS निकालना हो तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, VRMS इक्वल टू रूट अंडर 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बाय 3 जो है तो तीनों का मीन यानी 3 कर देंगे n के जगह पर। मतलब कैसे n का यूज करना है, ये कैसे करना है, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इसको आगे टॉपिक को रिलेट करते हैं। रिलेट क्या करना है कि हम आप लोग को आइडियल गैस इक्वेशन का जब प्रेशर कैलकुलेट करवा रहे थे तो आइडियल गैस इक्वेशन का जब हम प्रेशर निकलवा रहे थे, आप लोग केटीजी का शायद वो सेकंड लेक्चर रहा होगा, आप YouTube पे देख लीजिएगा अपने समरकम के चैनल पर। तो वहां पर आप लोग को हम बता रहे थे कि VRMS की बात करें तो वहां हमने बताया था कि VRMS इक्वल टू रूट अंडर 3 PV बाई m। ये हमने आपको निकलवाया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि PV इक्वल टू RT, ये तो हम जानते हैं अगर एक मोल के लिए बात किया जाए, n नंबर ऑफ मोल के लिए PV बराबर nRT होता है, एक मोल के लिए बात किया जाए तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। तो यहाँ अगर हम चाहें तो VRMS के जगह पर VRMS के लिए 3 PV के जगह पर RT बाई m, ये रिलेशन आपको हम बता चुके हैं, जहां पर हमने आपको बताया था कि VRMS टेम्परेचर स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पे डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो VRMS बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो VRMS घटेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हम बताया भी नहीं है, पिछले लेक्चर में हम सब बात बताए हैं, आज इसके रिवीजन करा रहे हैं कि आज के टॉपिक में इसका यूज आने वाला है। तो VRMS टेम्परेचर पे डायरेक्टली रूप से डिपेंड करेगा, इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जहां आपको बताया था कि R गैस कांस्टेंट है, इसका मैथमेटिकल वैल्यू 8.314 होता है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, और m का मतलब मोलर मास, हम आप लोगों को बताया भी थे कि m का मतलब मोलर मास होता है। ये समझ मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब करना क्या है कि इसको हमको प्रेशर के टर्म में रिलेट करना है। किसके टर्म में? प्रेशर। हम आगे इस फॉर्मूला पे चर्चा करेंगे कि प्रेशर के टर्म में कैसे रिलेट करें, उससे पहले थोड़ा सा हम इसको एनर्जी पर लेकर के चलते हैं। मान लो कि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या पढ़े हैं, हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर प्लस डैश 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 हाफ m vn स्क्वायर। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि जब काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखा हुआ है, इसको अगर चाहे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ m कॉमन कर ले, तो m कॉमन करने के बाद क्या लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस डैश 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 vn स्क्वायर। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब किसी भी इक्वेशन में ऊपर नीचे सेम टर्म से गुना कर रहे हैं
भी मेरे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम मान लीजिए कि यहाँ नीचे भी n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n कट जाएगा। ऐसा लिखने पे ये जो आया इसको रूट हटाने के जगह स्क्वायर आ जाएगा, तो पूरा की जगह पर Vrms का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमने आपको पीछे निकलवाया था, हाफ m Vrms का स्क्वायर इनटू 10। इसमें आपको मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात यहाँ उठता है क्या कि ये n, ये जो फॉर्मूला है इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर हम बात करें कि n जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में अगर दे दे कि काइनेटिक एनर्जी, ये सब छोटा छोटा टर्मोलॉजी पे आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि बेसिक्स आपका क्लियर रहे, न्यूमेरिकल तुरंत आएगा, आपको दिक्कत ना हो। मान लीजिए कोई दे दे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, यानी 1 मोल गैस का केवल काइनेटिक एनर्जी पूछे, तब हम क्या करेंगे? 1 मोल गैस के लिए हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, हाफ m Vrms का स्क्वायर, और यहाँ नंबर ऑफ मोल नहीं लिख के Na लिखेंगे। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, याद रखिएगा 1 मोल गैस के लिए हमेशा Na यूज होता है। तो यहाँ पर इस जगह चाहा जाए तो यहाँ पर फार्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कैपिटल M इक्वल टू mNa। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर ले कि यहाँ कैपिटल M का मतलब है मोलर मास, यहाँ कैपिटल M का मतलब है मोलर मास, यानी इस फार्मूला में स्मॉल m और n, यहाँ तो ये नंबर ऑफ मोल है, लेकिन एक के लिए अगर बात करेंगे तो ये होगा। तो इस फार्मूला में काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस के लिए चाहे तो इतना ऐसे लिख सकते हैं। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो बेसिक बात सब है जिसमें हम आपको चर्चा कर रहे हैं। ठीक, अभी आप आराम से देखिए, यहाँ पे 2-3 टर्मोलॉजी पे और हमको चर्चा करना है। अभी हमको इसी रिलेशन को पावर प्रेशर के टर्म में ले चलना है। तो प्रेशर के टर्म में जब हम लेकर के चलेंगे तो हम सबसे पहले बेसिक बात करें कि हमने Vrms क्या जाना कि Vrms रूट अंडर 3RT/m। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, RT की जगह पर PV यूज कर लेगा जो वहां पर हमने निकाला था। तो Vrms क्या आ जाएगा, रूट 3PV/m। अच्छा, इस इक्वेशन को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Vrms रूट अंडर 3P/m/v, फिर भी ऊपर चला जाएगा। बताओ यहाँ मास बटा वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम में डेंसिटी बन जाएगा, यानी Vrms रूट 3P/डेंसिटी रो हो जाएगा। ठीक, अभी ये इक्वेशन देखिए, और यहाँ हम एक इंपॉर्टेंट बात करें, खास करके अभी हम जो टॉपिक में छोटा छोटा टर्मोलॉजी चर्चा कर रहे हैं नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये टॉपिक को अच्छे से पढ़े कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर यहाँ मैं क्वेश्चन कर दूं कि इस इक्वेशन को देख करके आप जवाब दो, तो बच्चा यही बोलेगा कि सर यहाँ आपका Vrms जो है वो डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है रूट P पे, मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा तो Vrms भी बढ़ेगा। अभी नॉर्मली कोई बच्चा यही बोलेगा, लेकिन ये गलत है। तो क्या आप समझ लो कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा, यहाँ प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ कमेंट करना होगा कि Vrms बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ये क्लियर नहीं है। हाँ, यहाँ एक बात ये क्लियर है, यहाँ पर एक बात ये क्लियर है कि Vrms डायरेक्टली रूप से रूट T पे जरूर डिपेंड करता है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि Vrms डायरेक्टली रूप से रूट T पे डिपेंड करता है। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो Vrms बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो Vrms घटेगा। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात पूछ ही लेते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजिंग, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा तो यहां वो पूछेगा कि बताओ Vrms क्या होगा, तो क्या आंसर होगा कि Vrms इंक्रीज या डिक्रीज? नहीं, यहां हम बोलेंगे कि Vrms भी हमारा कांस्टेंट रहेगा।
यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि VRMS में मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि VRMS में हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे डायरेक्टली ड्यू से डिपेंड करता है, ये सही है। लेकिन VRMS प्रेशर पे डायरेक्टली ड्यू से डिपेंड करेगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि प्रेशर चेंज होने पे डेंसिटी भी चेंज हो जाता है। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिस पर हमें भी चर्चा करना था। इस पे मेरे समझ से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें मेरे समझ में डाउट नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। आइए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए कि VRMS फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट, क्वेश्चन लिखिए VRMS फॉर हाइड्रोजन H2 molecules at 27 डिग्री सेल्सियस। इसको कैलकुलेट करिए, आप स्क्रीन को पॉज करके कैलकुलेट करिए, बड़ा आसान है, हम कैलकुलेट कर देते हैं। अभी तुरंत आपको पढ़ाए हैं VRMS इक्वल टू क्या होता है, √3RT बाई m, m मोलर मास था, तो यहाँ VRMS क्या हो जाएगा 3, R गैस कांस्टेंट है, तो गैस कांस्टेंट का मैथमेटिकल वैल्यू 8.314 और यहाँ पर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को ऑलवेज केल्विन में बदलना है, तो टेम्परेचर जब केल्विन में होगा तो 273 प्लस 27, तो यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन, तो टेम्परेचर की जगह यहाँ 300 और मास, मोलर मास की बात करेंगे तो सबसे पहले गौर कर लो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करनी है, H2 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 2 × 10⁻³ केजी हो जाएगा। इससे एसआई सिस्टम में VRMS जितना आना हो उतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें तो मेरे पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पहले लिखिए कि VRMS फॉर H2, हम बोल्ड पर लिख भी दे रहे हैं, if VRMS for H2 is, if VRMS for H2 is Y at a given temperature, if VRMS for H2 is Y at a given temperature, find VRMS from O2 at same temperature। क्वेश्चन कह रहा है कि VRMS ऑफ H2 जो है, मान लो कि कोई टेम्परेचर T रहा होगा, उस टेम्परेचर पे VRMS हाइड्रोजन का Y है, तो उसी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का VRMS कितना होगा। तो इससे तो आसान क्वेश्चन कुछ मिलेगा नहीं, आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करिएगा, हम अभी सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ V ऑफ ऑक्सीजन बटा V ऑफ हाइड्रोजन, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो V बराबर अभी तुरंत बने 3RT बाई m, तो m ऑफ ऑक्सीजन बटा √3RT बाई m ऑफ हाइड्रोजन, m ऑफ हाइड्रोजन। अब 3RT से 3RT उड़ जाएगा, ये m ऊपर चला जाएगा, तो ये m ऊपर गया तो क्या हो जाएगा MH2 बाई MO2, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, MH2 बाई MO2। अब बात करते हैं क्या कि हाइड्रोजन के लिए तो Y गिवन है, तो क्या हो जाएगा VO2, यहां Y रख के क्रॉस गुना कर देंगे तो VO2 इक्वल टू Y रूट अंडर MH2 बाई MO2। अब आपको हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास पता है, पुट कर दीजिए, जो आएगा इतना इनटू Y हो जाएगा आंसर। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको आप आराम से पहले नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जिस दिन हमने स्टार्ट किया उस दिन ही हम बताए थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मतलब दिमाग में मेन रूप से सेट करके रखना है कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके जो गैस बना होता है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। तो मान लो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर में जब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा तो उन सारे मॉलिक्यूल्स का एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल पाना मुश्किल होता है। उन सारे मॉलिक्यूल्स का अगर कोई बोले कि सारे मॉलिक्यूल का अपना अपना इंडिविजुअल वेलोसिटी बताओ तो उसको कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, तो हम उसका एवरेज वेलोसिटी को बता पाते हैं। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी टॉपिक है, इसमें देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मेन ये जो टॉपिक है मैक्सवेल साहब का, तो मैक्सवेल साहब ये बता रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा वो मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हमें बताते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझाने के स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी, जैसे मैथ में आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कुछ उसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट इसमें है, आपको हम तुरंत बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का है लेकिन हम इसको बहुत सिंपल वे में कोशिश कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने का, जिससे आपको क्वेश्चंस बन जाए। जैसे मान लीजिए कि हम एक ग्राफ बना लेते हैं, हम भी ग्राफ जो बना रहे हैं इसमें ग्राफ के नीचे वाले लाइन को हम लिखते हैं स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, ये वाला लाइन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और मान लेते हैं इसको ये स्पीड ऑफ x वाला हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और y वाले को मान लेते हैं फ्रैक्शनल ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इधर लिखने में नहीं बनना है, ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ग्राफ को जिस तरीके का प्लॉट होता है, तो ग्राफ जब कुछ इस तरीके का प्लॉट होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये ग्राफ में मैक्सिमम स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड, तो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल तो ये है, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो तो कहीं x के लॉन्ग इसी डायरेक्शन में होगा, और यहां जो होगा वो मिनिमम स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर दो तीन बात करते हैं, आपको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि इस पॉइंट को अगर हम 100 मान लो इस पॉइंट को हम 200 मान लें और इस पॉइंट को हम 300 मान लें। मान लो इस जगह का स्पीड 100 है, इस जगह का स्पीड 200 है और इस जगह का स्पीड 300 है। मतलब एक तरह से बोला जाए कि पूरे ग्राफ में ये स्पीड सबसे मिनिमम है, ये स्पीड सबसे मैक्सिमम है और ये स्पीड बीच वाला है, मॉडरेट। तो अगर यहां देखा जाए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 वाले का ये होगा, 300 वाला का ये होगा और 200 वाला का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये होगा। तो आप खुद ग्राफ में देखो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका आ रहा है? 200 वाला। इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझो, मान लो ये एक बॉक्स है, मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 20 रुपए का भी नोट रखा हुआ है, 50 रुपए का भी नोट रखा हुआ है और 100 रुपए का भी नोट रखा हुआ है। हम बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, मान लो एक बक्सा है, इसमें 20 रुपए का भी नोट रखा हुआ है, 50 रुपए का भी नोट रखा हुआ है, 100 रुपए का भी नोट रखा हुआ है। हम तुमसे बोल रहे हैं कि 20 रुपए का 15 नोट रखा हुआ है, 50 रुपए का 17 नोट रखा हुआ है और 100 रुपए का 35 नोट रखा हुआ है। एक एज्यूम मान रहे हैं कुछ अपने मन में जो आ रहा है कि 20 रुपए का 15 नोट है, 50 रुपए का 17 नोट है और 100 रुपए का 35 नोट है। तो हम तुमको बोलेंगे कि तुम अपने आंख को बंद करो और इस बक्सा में हाथ रखो और एक नोट निकाल के दो। तो तुम अगर मैथ साइंस के स्टूडेंट हो तो तुमसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया जाएगा
कि तू बता कि किस नोट के तुम्हारे हाथ में आने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये तीनों नोट में से कौन सा नोट तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, जो मैक्सिमम चांस है कि कौन सा नोट तुम्हारे हाथ में आएगा। तो सीधा बात है, बच्चा बोलेगा सर जिस नोट की संख्या ज्यादा होगी तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ज्यादा चांस उसी नोट का है कि वो मेरे हाथ में आएगा। तो यहां पर देखो ज्यादा किसका है, तो 100 रुपए वाला नोट का संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा चांस है कि ये बाहर आएगा। एक तरीका हम अपने से बनाए बता रहे हैं। तो वैसे यहां पर भी बोला गया कि मैक्सवेल साहब ने बोला कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के गैस बना हुआ है, तो उन सारे मॉलिक्यूल का स्पीड बता पाना मुश्किल है। तो हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे कि उन मॉलिक्यूल्स जिसका स्पीड, उन मॉलिक्यूल्स जिनका स्पीड एवरेज निकालने पे ज्यादा दिखाई देगा, वही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी सिंपल समझ लो यहां पर ये तरीका बताया। तो सिंपल यहां पर वैसे बोल सकते हैं कि यहां स्पीड कम है, यहां स्पीड कम है, तब भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। बात समझना, यहां स्पीड कम है तभी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। और यहां स्पीड ज्यादा है तब भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। लेकिन यहां स्पीड ना कम है ना ज्यादा है, तो यहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। तो इसी को बोला गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल मतलब वह वेलोसिटी जिसके आने का चांस ज्यादा है, वह वेलोसिटी जिसके आने का चांस ज्यादा है, इसी को बोला गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब मैक्सवेल साहब ने कहा कि जिस वेलोसिटी के आने का चांस ज्यादा हो उसी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी को हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे और उसी से हम अपने काम करेंगे। मतलब ग्राफिकल मेरे समझ में बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। स्पीड कम है तभी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम है, स्पीड ज्यादा है तभी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम है, स्पीड लेकिन बीच वाला है तब यहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो जहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा उसी वक्त स्पीड को क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसमें तो मेरे समझ में जाओ नहीं होगा। तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ही निकालने का आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में जब भी निकालने को मिलेगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो इसका फार्मूला होता है, इसका प्रूफ अभी आप लोग को 11 12 लेवल में नहीं पढ़ना है, इंजीनियरिंग करिएगा तो वहां जाके पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपको जैसे हमको याद है, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि 2RT/m याद रखना होगा। 2RT/m जहां पर R गैस कांस्टेंट है, T टेंपरेचर और m मोलर मास है। Vrms अभी हम 100 बार पढ़ा चुके हैं, Vrms क्या होता है, तो Vrms में तुरंत निकल पाए हैं 3RT/m। बोल क्लियर है। और यहां याद रखिएगा कि मोस्ट प्रोबेबल एवरेज वेलोसिटी जो मुझे निकालना हो, v एवरेज स्पीड, vm कर लो, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एवरेज स्पीड। तो यहां पर सॉरी एक बात हम बोल रहे हैं कि यहां पर कभी गलती से अगर मेरे मुंह से वेलोसिटी निकल गया भी हो तो वेलोसिटी मत माने, ये मोस्ट प्रोबेबल एवरेज स्पीड है। मतलब मोस्ट प्रोबेबल एवरेज वेलोसिटी कभी नहीं निकलता, एवरेज स्पीड निकल पाएगा जो कितना होगा √8RT/m। ये तीन फार्मूला जैसे हमको याद है तुमको याद रखना पड़ेगा। हाँ मान लो कि बच्चा बोला कि सर मोस्ट एवरेज स्पीड आपने निकाला है, यहाँ एवरेज वेलोसिटी भी हो सकता है, तो याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज 0 होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आने का मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसको वेक्टरली जोड़ना होगा। तो मान लो कि मेरे पास अगर मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल ये है, मान लो दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है और चौथा मॉलिक्यूल ये है। तो गौर से देख लो कि एक मॉलिक्यूल है, मान लो इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, इसका वेलोसिटी v3, इसका वेलोसिटी v4, तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहां v एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। मतलब आपको तीन बात याद रखना है। ग्राफ को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हुआ, वो उसका एवरेज स्पीड हुआ और ये आरएमएस है। इसमें तो मेरे समझ कोई डाउट नहीं। हां एक बात और नोट बना के यहां क्वेश्चन पूछ देगा कि बता कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहां अगर हमसे क्वेश्चन कर दे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ का अगर आप एरिया निकालें तो एरिया क्या आएगा। तो सबसे पहले आप नोट बना के इस बात को लिख लेना कि यहां पर जो एरिया होगा वो एरिया देगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्राफ। मतलब हमसे कोई पूछेगा कि एरिया ऑफ दिस ग्राफ क्या देगा, एरिया ऑफ दिस ग्राफ
तो इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, तो सिंपल याद रखना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्राफ, मतलब ग्राफ का ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा। मेरे समझ से इतना है, बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी खत्म हो गया, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को अगला टॉपिक मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए पहले हम कुछ बेसिक बात इसके अंदर हम आपको समझाएंगे, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर में हम बात करेंगे कि फ्री पाथ क्या है। फ्री पाथ क्या है, थ्योरेटिकली समझाएंगे इसको। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive collision, distance between two consecutive collision, consecutive सी हो है, स्पेलिंग का ध्यान मत दीजिएगा। चलो फ्री पाथ के बारे में बता दिए। मीन फ्री पाथ की अगर बात करें तो मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यहां कोई पूछेगा तो हम जवाब देंगे कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, मतलब ये फ्री पाथ, ये मीन फ्री पाथ। टॉपिक पे हम आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर हम कोलिजन टॉपिक पर आए थे। तो वहां हमने मेन रूप से आपको कोलिजन तीन तरीके का बताया था। इसमें मेन दो कोलिजन बताया था, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। हमने कहा था कि इलास्टिक कोलिजन वैसा कोलिजन होता है जो दो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स, दो छोटे-छोटे पार्टिकल्स के बीच में होता है। यहाँ जो कोलिजन्स पर हम चर्चा करेंगे वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है वो अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हम देख नहीं पाएंगे। उसको बस एक्सपेरिमेंटली दिया गया अवसर को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आप लोगों को बताया गया है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि ये बहुत सारे छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से मिलकर के ये गैस बना होता है। तो हमको चर्चा करना है कि आखिर किसी कंटेनर के अंदर से वो सारे मॉलिक्यूल्स जो को मिलाकर के जब एक गैस बनाते हैं तो वो सारा मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड करता है, उसका कोलिजन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही कोलिजन से रिलेटेड बात करना है। तो सबसे पहले फ्री पाथ के बारे में बताया कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, मतलब दो मॉलिक्यूल के टकराने के बीच का जो दूरी, जैसे मान लो कि यहाँ पर बताया कि एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। तो मान लो ये मॉलिक्यूल इससे जाकर के टकराएगा तो ये जो दूरी हुआ वो, या मान लो ये जो हुआ ये इससे जाकर टकराएगा, ये जो दूरी हुआ वही फ्री पाथ कहलाता है। अब बात होता है कि मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ में वही एवरेज डिस्टेंस जो होगा, मीन फ्री पाथ में वही जो कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स का होगा उसका जो एवरेज डिस्टेंस होगा वही मीन फ्री पाथ होगा। तो मेरे इस चैप्टर के अंदर में मीन फ्री पाथ ही कैलकुलेट करना होता है। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। इसके लिए पहले फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ को आप नोट कर लो, फिर हम अच्छे से इसको स्टार्ट करते हैं, डायग्राम पूरा बना करके समझाना स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। इसके लिए मान लो कि हम एक सिलेंडर बनाते हैं। मान लो कि हम इसके लिए एक सिलेंडर बनाते हैं। अब ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के लेंथ को हम 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक। इस सिलेंडर के ठीक बीचों बीच हम एक मॉलिक्यूल को रख देते हैं।
इस मॉलिक्यूल्स का डायमीटर हम 1 मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 मीटर। अब मान लो कि ये बहुत सारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा। मान लो कि कुछ मॉलिक्यूल को ऐसे सजाते हैं, तो यहां पर सबसे पहला बात ये उठेगा कि अगर इस मॉलिक्यूल को इस सिलेंडर के अंदर से पास कराना है, गौर से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल को इस सिलेंडर के अंदर से पास कराना है। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल को इस सिलेंडर के अंदर से हम पास कराएंगे, तो सबसे पहले हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि जैसे ही ये मॉलिक्यूल सिलेंडर से पास कराना हो, तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये दोनों मॉलिक्यूल से ये टकराएगा नहीं, ये दोनों मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है, ये आराम से पास कर जाएगा। ये दोनों मॉलिक्यूल भी कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। और ये भी दिख रहा है कि ये दोनों मॉलिक्यूल डिस्टर्ब करेगा, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स इसको टकराना पड़ जाएगा। ये भी दिख रहा है कि ये डिस्टर्ब करेगा, ये पेयर डिस्टर्ब करेगा, ये वाला पेयर डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन यहाँ सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि आखिर ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये दोनों मॉलिक्यूल जो है, जो दिख रहा है कि इसका आधा पार्ट सिलेंडर के अंदर में है और आधा पार्ट सिलेंडर के बाहर है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो इस मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं। सबसे मेन क्वेश्चन ये उठेगा। मतलब हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन को जानना है कि आखिर ये मॉलिक्यूल जब सिलेंडर के अंदर से पास करेगा तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बिना कोलिजन किए पास करेगा या नहीं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये उठेगा कि हम तभी एज्यूम कर पाएंगे कि बिना कोलिजन के, बिना डिस्टर्ब किए ये मॉलिक्यूल चला जाएगा। कब? जब हम एज्यूम करेंगे इसका d/2 पार्ट सिलेंडर के अंदर हो, मतलब इसका डायमीटर d हो, इसका d/2 पार्ट अंदर हो, इसका भी d/2 पार्ट अंदर हो। तो जब ये d/2, ये d/2 और इसका डायमीटर हम क्या मान रखे हैं? सॉरी, इसका डायमीटर को d मान लो, सॉरी मॉलिक्यूल के डायमीटर को d मान लो, मॉलिक्यूल के डायमीटर को d मान रहे हैं, d। तो जब ये d/2, ये d/2 और ये d, तो ये पूरे सिलेंडर का डायमीटर क्या हो गया? 2d। इसके लंबाई मिलीमीटर मानो, डायमीटर d, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा? 2d। तो हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, तब हम यहां पे गौर करेंगे कि जब ये मॉलिक्यूल इसके अंदर आ रहा होगा, तो हमें यहां पे ये बात एज्यूम करना ही पड़ेगा कि ये टच करते हुए तो जाएगा, क्योंकि ये d है और ये d/2 अगर हम एज्यूम कर लिए तो मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि देखो एक तरह से बोले तो पार्शियल कोलिजन तो होगा, मतलब ये टच करते हुए इसको जाएगा। यहां जोरदार कोलिजन होगा, यहां कोई कोलिजन नहीं होगा, लेकिन यहां टच करते हुए जाएगा। ये हमें दिख गया। तो यहां पर सबसे पहले हमें बात करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हम यहां पर x मान लेते हैं। मतलब कि एक यूनिट, एक मतलब सिंपल कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम मतलब x, मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो x। तो यहां पर इसी बात को ऐसे लिखें, इसी बात को अगर हम ऐसे लिखें कि यहां पर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में x, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लिख सकते इसमें कोई दिक्कत? तो 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 2x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे सिलेंडर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो पूरे सिलेंडर के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना चाहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालना चाहे, तो मैं आप लिखा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
number of molecules of a whole cylinder, तो पूरे सिलेंडर के लिए यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर रेडियल डायमीटर 2d है, तो रेडियस पाई डी स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर, और इसका हाइट हो जाएगा 1, तो पाई डी स्क्वायर 1। और यहां पर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, तो इतना इनटू यहां x कर देंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ होल सिलेंडर मतलब पूरे सिलेंडर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर सिलेंडर का लंबाई कितना है? 1 मीटर। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस वो 1 मीटर, मतलब यहां जितना भी कोलिजन हुआ होगा वह 1 मीटर डिस्टेंस में हुआ होगा। अरे भाई यहां से यहां जो भी मॉलिक्यूल्स गया होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स यहां से यहां गया होगा, तो 1 मीटर की दूरी तय किया होगा, तो जो भी कोलिजन होगा वो 1 मीटर दूरी में होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस में पाई डी स्क्वायर एक्स नंबर ऑफ कोलिजन हुआ। वन मीटर डिस्टेंस में पाई डी स्क्वायर एक्स नंबर ऑफ कोलिजन हुआ। तो यहां एक कोलिजन कितना होता है? तो एक कोलिजन क्या हो गया? इतना बटा इतना, तो एक कोलिजन इक्वल टू 1 बटा पाई डी स्क्वायर एक्स डिस्टेंस। तो ये जो हमारा डिस्टेंस निकल गया, यही मेरा कहलाया मीन फ्री पाथ। क्या कहलाया? मीन फ्री पाथ, यानी लैम्डा इक्वल टू हो गया 1 बटा पाई डी स्क्वायर एक्स, जिसको हमें निकालना था। फिर से चर्चा करूं कि यहां ये मॉलिक्यूल जब इससे पास कर रहा होगा तो इसको टच करते जाएगा, मतलब पार्शियल कोलिजन होगा। तो हमने यहां पर एज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल x है, तो मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ होल सिलेंडर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूरे सिलेंडर के लिए इतना हो जाएगा। ऐसा करके इतना कैलकुलेट कर लिए। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको दूसरे टर्म में लेके चलते हैं। लैम्डा बराबर जब इतना निकाल लिए, अब पीवी बराबर एन आर टी पे चलते हैं। तो पीवी बराबर एन आर टी हम जानते हैं, तो एन बाई भी इक्वल टू पी बाई आर टी। इसमें कोई दिक्कत? तो यहां पर एन नंबर ऑफ मोल्स है, यहां पर n क्या है? हम यहां n को ऐसे नीचे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर n नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर लिखना हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर लिखना हो x में, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर लिखना हो तो हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए n बटा v इंटू n। मतलब आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? n बाई v इंटू n। n बाई v का मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम है इंटू n, मतलब एवोगाड्रो नंबर। मतलब आप याद रख लोगे कि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम में एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? x। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? x।
एन बाई वी के जगह पर क्या लिखेंगे, पी बाई आर टी, पी बाई आर टी इंटू एन ए। अब जब x मेरा इतना आ गया, जब x मेरा इतना आ गया तो यहां पुट कर देंगे लैम्डा की जगह। तो जैसे यहां पुट करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा पाई डी स्क्वायर, और x के जगह पर क्या होगा, पी एन ए बाई आर टी। तो आर टी ऊपर गुना में चला जाएगा, आर टी ऊपर गुना में चला जाएगा, तो आर टी जैसे ही ऊपर गुना में चला जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां बगल में इधर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू आर टी बाई पाई डी स्क्वायर पी एन ए, पाई डी स्क्वायर पी बाई एन ए। इसमें मेरे समस्या कोई दिक्कत नहीं है, यही है आपका मीन फ्री पाथ, इसमें कोई दिक्कत। अब बच्चों एक टॉपिक और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एक क्लास और हम लेंगे तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि आइसोबैरिक कंडीशन क्या होता है, आइसोबारिक कंडीशन क्या होता है, आइसोथर्मल में क्या होता है, सारे कंडीशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए।